Very good morning to all the respected members of Natural Biodiversity Group. First of all, let me introduce myself to you all. I'm Dr. Dipinder, working as Associate Professor and Head at Department of Entomology, University College of Agriculture, Guru Kashi University, Talwandi Sapur. As we all know, that this group is being run by Dr. Arun Bansal and his team on social media. So I would like to thank Dr. Arun Bansal for giving me this opportunity to be live with you all on this very important yet interesting part of the scientific world. Today I am going to talk about the insects, and in particular my emphasis will be on fascinating world of insects. So insects are those creatures to which we encounter in our day-to-day life, in our offices, in our homes, outside during morning walk, during evening walk. We encounter so many little creatures. So what are these little creatures? These are insects. So I will try to make you all acquainted with all these tiny creatures. So let me start with the presentation. Dr. Arun Bansal ji, kindly allow me to start today's task, please. So our first slide is entomology. एंटमोलॉजी एक टर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा एक बड़ी टर्म है, और आई नो कि यू ऑल आर अवेयर दैट व्हाट इज एंटमोलॉजी. बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ insects, study of the insects, and the people who study insects are known as entomologists. एंटमोलॉजिस्ट का क्या काम है? एंटमोलॉजिस्ट का काम है टू कलेक्ट इंसेक्ट्स, ऑब्जर्व, कलेक्ट, रेयर एंड डू एक्सपेरिमेंट विद द इंसेक्ट्स. ये एक एंटमोलॉजिस्ट का काम है कि उसने इंसेक्ट को ऑब्जर्व करना है, उसको कलेक्ट करना है, राइट. फिर उसकी रेयरिंग भी करनी है. रेयरिंग मतलब उसकी बायोलॉजिकल स्टडीज देखनी है कि उसको बायोलॉजिकली स्टडीज उसके अगर बटरफ्लाई की बात करें तो उसकी बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे हम लोग, तो उसमें उसका लाइफ साइकिल क्या है. उसका सबसे पहले एग आएगा, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट. So many branches are there in the biological processes also. So this is the main duty of the entomologist. If we talk about insects, these insects provide more than economic or environmental benefits. Characteristics of certain insects make them useful model for understanding general biological processes like short generation time, high fecundity. High fecundity means ज़्यादा अंडे देना. बर्ड्स के हम लोग देखते हैं कि बर्ड्स का जो क्लच साइज होता है, जो अंडे का जो नंबर ऑफ एग्स होता है वो कम होते हैं. बट इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स द नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. सो insects are important components of our ecosystem also. Ecosystem में अब जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी इंटरेक्शन है विद अवर सराउंडिंग्स, उसमें इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है. क्या रोल हो सकता है इनका? जैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग via leaf litter and wood degradation, dispersal of fungi, disposal of carrion,
डिस्पोजल ऑफ कैरियन मीन्स बहुत सारी बीटल्स हैं जो कैरी ऑन ईटिंग है, डेड बॉडीज पे करती हैं। जो हम लोग फोरेंसिक एंटोमोलॉजी की बात करते हैं कई बार, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे या सोशल मीडिया पे देखते हो, तो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी की भी बातें कई बार होती है कि फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में जो बीटल्स का, जो इंसेक्ट्स का रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में। कई जगह पे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी पे पीएचडी, एमफिल भी चल रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में इस टॉपिक पे काफ़ी सारी स्टडी चल रही है। सो दिस आल्सो एक्ट एज disposal of carrion and dung, cow dung, buffalo dung and soil turnover. Soil turnover में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, वो क्या है? प्लांट प्रोपेगेशन में। प्लांट प्रोपेगेशन, सो प्लांट प्रोपेगेशन में बात करेंगे हम लोग इंक्लूडिंग पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। पॉलिनेशन में इसका बहुत अच्छा रोल है इंसेक्ट्स का। किस चीज़ में देखेंगे हम लोग? अगर हम लोग बात करें हनी बीज की, राइट, दिस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हनी बी जानबूझ के आ रही है और वहाँ पे आकर फ्लावर पे बैठी है, वहाँ से पॉलन्स उठा के वो दूसरे उस पे जा रही है, फ्लावर्स पे विजिट कर रही है और वहाँ पे छोड़ रही है। नो, दिस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस। इससे क्या है? प्लांट्स को भी बेनिफिट होता है और हनी बी को भी बेनिफिट हो जाता है। हनी बी को नेक्टर मिल जाता है, अपना फूड मिलता है, और प्लांट्स में पॉलिनेशन हो जाती है, न्यू न्यू वैरायटीज आने की संभावना पैदा हो जाती है, नॉट ओनली इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इन द ऑर्नामेंटल प्लांट्स बट इन द क्रॉप्स और इन द वेजिटेबल्स आल्सो, एंड दिस प्रोसेस इज एक्सीडेंटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इकोसिस्टम में। सॉरी। थर्ड अपने पास है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सीड फीडिंग एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। जो आप लोग भी देखते हो कि कई बार आप अपने ग्रुप में बर्ड्स को दिखाते हो कि कई बार ग्रुप में कोई वीडियो आ जाता है कि बर्ड्स को पकड़ा है, लेकिन बर्ड्स को खिलाने के लिए क्या दें, खाने के लिए क्या दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बर्ड का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि वो सीड ईटर है कि इंसेक्ट ईटर है। अगर वो इंसेक्ट ईटर है तो इंसेक्ट ऑल्सो एक्ट एज फूड फॉर द vertebrates such as for many birds, mammals, reptiles and fish. So this was the general introduction about entomology. So let us come to our next slide. स्लाइड आपको एक आध उसमें मिनट में शो हो रही है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। So this is our first slide. This is a fascinating world of insects. So actually this slide you are watching, this is a cartoonistic way to showing the insects, but actually these are not cartoons. These are very, very, very important part of our life, our ecosystem, our environment also. So you may see different kinds of insect here like katydid, earwig, beetle, stick. So I just want to show the diversity of the insects. In the next know your insects, आप लोग फील्ड में देखते हो कि आपको बीटल्स दिख गई, आपको बग्स दिख गए, आपको कैटरपिलर्स दिखे, आपको ये बटरफ्लाइज दिख गई, बट most of the peoples in this group or in other groups are aware about the insects, that this is beetle, this is butterfly, this is dragonfly, but many people still don't know that what are these creatures crawling on the earth. What are these creatures crawling on the earth?
कुछ भी चीज़ क्रॉल कर रही है अर्थ पे तो वो लोग समझते हैं कि ये इंसेक्ट है, कोई ना कोई इंसेक्ट है, बट दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दोज इंसेक्ट्स। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सारे इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताऊं कि ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, जो बच्चे भी लाइव होके देख रहे हैं इसको, और जो लेडीज, जो जेंट्स, जो कम्युनिटी लाइव होके देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारे आसपास जो कीड़े घूम रहे हैं, कुछ भी घूम रहा है, तो वो कौन सा इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट है भी या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसमें आपको कॉलियोप्टरा दिख रहा है, ऑल दीज आर कार्टूनिस्टिक। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स यू विल सी द रियल वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, डर्मेप्टेरा, डिप्टेरा, एम्बियोप्टेरा। So our foremost question is, what era did insect first appear? ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये मैं सारा इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि इंसेक्ट्स का ओरिजिन कब हुआ था, राइट। बहुत सारे लोगों को इसकी कंफ्यूजन होगी कि इंसेक्ट मतलब यहाँ से इसका एवोल्यूशन होगा या वहाँ से एवोल्यूशन होगा, लेकिन कॉमन मैन इसके बारे में नहीं सोचता। दे जस्ट हैव टू डील विद द इंसेक्ट्स, दैट हाउ टू कंट्रोल और मैनेज इट। But we should know that these insects appear in the Ordovician period. Insect ancestors like Hexapoda like originated during the early Ordovician periods about 479 million years ago. Insects flight emerged around 406 million years ago. Around the same time, plants began to really diversify on land and grow upward into the forest. जैसे हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि डायनासोर का ओरिजिन कब हुआ, कौन से पीरियड में आया, डायनासोर्स पे बहुत सारी मूवीज भी आ गई हैं, आप लोग देखते हो। सो लाइक वाइज वी शुड आल्सो टेक इंटरेस्ट इन द ओरिजिन ऑफ द insects also. So let us start from the roots. I would like to tell you about the phylum Arthropoda. जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइलम, एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मीन्स होता है जॉइंटेड लेग्स। यू मे सी in this slide, in the written in the this black font, arthros jointed, podos means foot, arthropoda means jointed foot, jointed foot, arthropoda means jointed foot. So habitat क्या होती है इनकी? किंगडम इनका एनिमेलिया रहता है। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, आल्सो एक्वेटिक। Insects are the most successful life forms on the planet. They make up more than half of all living things on the earth. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा outnumbered हैं. Insects are most of the outnumbered on this planet Earth. जितनी इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी है, स्पीशीज है, उससे ज़्यादा और किसी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी और स्पीशीज आर नॉट अवेलेबल ऑन द प्लेनेट अर्थ। So body has three parts: head, thorax and abdomen, three pairs of jointed legs, compound eyes which contain several thousand lenses leading to a larger field of vision. किसी भी इंसेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आइज है। तो कंपाउंड आइज में छोटे 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 ओमेटिडियाज रहते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कंपाउंड आइज में छोटे छोटे ओमेटिडिया रहते हैं, लेंसेज रहते हैं, जिससे इसका जो विजन है देखने का इंसेक्ट का, वो एक वाइड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ ही इसको सेंसरी बनाने के लिए कि इसको पता चल जाए कहाँ पे हलचल हो रही है, जहाँ कोई प्रेडेटर इसको प्रे करने वाला तो नहीं है ना। तो उसके लिए इसके पास क्या दिया गॉड ने? दो एंटीने दे दिए इसके सिर पे। दो एंटीने आर बेसिकली द फीलर्स। दीज आर सेंसरी इन फंक्शन। दिस एंटीने आर सेंसरी इन फंक्शन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्लाइड अभी आप लोग देख रहे हो, दिस इज द क्लासेज ऑफ आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले है अपने पास क्रस्टेशिया, फिर मिरियापोडा, इंसेक्टा एंड अरेक्निडा। ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि अगर आप लोग कहीं पे क्रैब को देख लो, कहीं पे प्रॉन को देख लो, तो आप लोग समझो भी दीज आर इंसेक्ट्स। नॉट, दीज आर नॉट इंसेक्ट, दीज आर क्रस्टेशियंस। अगर आप लोग मिलीपीड को देख लो, स्कोलोपेंड्रा। मिलीपीड क्या है? मिलीपीड एक जो है आर्थ्रोपोड है ये,
और इसकी जो बहुत सारी लेग्स होती हैं दोनों साइडों पे, दे हैव नंबर ऑफ लेग्स। इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंसेक्ट के केस में देयर आर ओनली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दैट इज 6 लेग्स, but in case of millipede and Scolopendra there are more than 6 legs. So never confuse between the millipede and the insect. अब थर्ड क्लास हमारे पास जो इसकी आती है वो आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा में आपके पास सारे इंसेक्ट्स आ गए, बटरफ्लाईज, कॉकरोच, एंड्स, हनी बीज, राइट। ये सारे के सारे जितने भी आप लोग देखते हो ये सारे इंसेक्ट्स हैं। फोर्थ अपने पास है अरेक्निडा। अरेक्निडा में आपके पास क्या आता है, स्पाइडर्स एंड माइट्स। सो स्पाइडर को जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग कह देते हैं यार ये इंसेक्ट देखो इसमें कितना अच्छा, कहने को तो वो उसको मकड़ी बोलते हैं, मकड़ी तो है ही है, ये जाला बुनती है। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इंसेक्ट नहीं। इंसेक्ट क्यों नहीं, ये इसके पीछे रीजन है। और रीजन जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, टोटल ऑफ 6 लेग्स, बट इन द केस ऑफ अरेक्निडा देयर आर 8 legs, means 4 pairs of legs, 4 pair of legs, 4 legs this side, 4 legs दूसरी side, total of 8 legs. This is the difference between the spider and the insect. So I hope कि अभी जो बच्चे भी देख रहे होंगे वो स्पाइडर को कभी इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, right? So what are insects? Now for most of us only small creatures crawling, creeping is an insect. So in the first photograph you see scorpion, spider, this is the centipede and earthworm, mites, millipede. So बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इंसेक्ट है, but these are not insects. Insects body is divided into head, thorax and abdomen, and moreover they have 3 pair of legs. This is the insect. See, in the first photograph you see the grasshopper. Grasshopper की body जैसे मैंने आपको बोला कि body is divisible into 3 parts. So this is the head part, this is the thorax part, and this is abdomen. Body is divided into 3 parts. और क्या क्या present है body पे, 2 antennae present है, and you may count the 3 pairs of legs, first, second, थर्ड, इसको हम लोग प्रो लेग, मीजो लेग, मेटा लेग भी बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म्स है। अगर फ्यूचर में द्वारा अरुण बांसल जी ने मौका दिया ये प्रेजेंटेशन और इंसेक्ट्स पे देने का, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको साइंटिफिक तरफ ले जाऊंगा, तो मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि फिर ये प्रो मीजो मेटा क्यों कहते हैं हम लोग, और जो इसके विंग्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। ठीक है, जनरली तो हम लोग कहते हैं कि कीड़े की बॉडी पे विंग्स हैं तो उसके कारण उड़ता है, लेकिन विंग्स तो है, विंग्स प्रेजेंट कहाँ पे है, उसकी मॉडिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग है, ये जानना चाहिए हम लोगों को। हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं इसके बारे में, तो बच्चों की भी नॉलेज इनहांस होगी। सो दिस इज द कॉकरोच, बीटल, हनी बी, दिस इज अगेन लेडी बर्ड बीटल, दिस इज सिल्वर फिश, वेस्ट, बटरफ्लाई, एंड all these are insects. You may clearly see there are 3 pairs of legs in the ants, 1, 2 and 3. In the cockroach, 1, 2 and 3. This is the long-horned cockroach. So हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि कॉकरोच घूम रहा है, किचन में कॉकरोच है, गटर है, गटर में जो उसका हैबिटेट है कॉकरोच का, गटर का ढक्कन उठाओगे, आज घरों में सेप्टिक टैंक बने हैं, कभी उसका ढक्कन उठा के देखो, यू विल फाइंड द कॉकरोचेस देयर। एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि आजकल जो स्टूडेंट्स मास्टर्स भी कर रहे हैं, और मास्टर्स हमने भी किया है, हमारे जो गाइड थे, पीएचडी के सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने हमें काम सिखाया कि काम कहाँ से मिलेगा, और हम लोगों ने कभी शर्म नहीं की कि हमें गटर उठाना पड़ेगा किसी कॉकरोच को निकालने के लिए, राइट। बट जो आजकल स्टूडेंट्स हैं थोड़े, उनका टेम्परामेंट थोड़ा अलग तरह का है, उनको बोलो गटर उठाना है, हाँ नो शिट वी कांट डू दिस। हमें ये काम करने पड़ेंगे, अगर आपको इंसेक्ट को कलेक्शन करनी है उसकी, तो ये काम करने पड़ेंगे। किचन में तो आपको सारा दिन इंसेक्ट नहीं मिलेगा, ये कॉकरोच नहीं मिलेगा, वो तो आपको रात को मिल पाएगा जब आप लोग
डोर्स ऑफ हो गए, लाइट्स ऑफ हो गई है, कोई नॉइस नहीं है, तो वो किचन में इधर उधर क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, राइट। बट अगर आप गटर का ढक्कन उठाओ तो आपको कॉकरोच वहाँ से आराम से मिल जाएंगे, यू कैन कलेक्ट नंबर ऑफ कॉकरोचेस देयर। सो कॉकरोच आपको दिखते हैं, आपको लेडी बर्ड बीटल्स दिख जाती हैं बहुत सारी, है ना, जिसको हम लोग फेल पास भी कहते हैं। बड़े सारे मिथ इसके साथ जुड़े हैं कि इसको हाथ पे रखेंगे, अगर उड़ाएंगे तो ये पास हो जाएंगे, अगर बैठी रही तो कुछ फेल हो जाए, कुछ ऐसा चलता था पहले। सो ईयर विग्स, फ्लाइज होगी आपकी, हाउस फ्लाइज हो गई हैं, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज मेडिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये फ्लाइज भी बहुत सारी मेडिकली इंपॉर्टेंट है। मे फ्लाइज, ग्राइलोटेल्पा, जाइंट वाटर बग्स, बीज, टर्माइट्स। तो देखने को ये इंसेक्ट हमें लगता है कि ये इंसेक्ट है, बट ये इंसेक्ट एक एक ऑर्डर को बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, उस ऑर्डर के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं उस ऑर्डर के। जो जैसे डिप्टेरा की बात करें हम लोग, ये डिप्टेरा आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे आपको मैंने ये डिप्टेरा ऑर्डर लिखा हुआ है। डिप्टेरा की आप लोग बात करो तो डिप्टेरा मीन्स टू विंग्ड इंसेक्ट, ठीक है। पटेरा मीन्स विंग्स, डाई मीन्स टू, दिस इज टू विंग्ड इंसेक्ट। तो टू विंग्ड इंसेक्ट में क्या आपके पास आता है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, राइट। सो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें हाइमेनोप्टेरा की, हाइमेनोप्टेरा में आती है आपके पास बीज, बम्बल बीज, वेस्प एंड एंड्स। हाइमेनोप्टेरा में तो हाइमन मीन्स जालीदार विंग्स है जिनके, पटेरा मीन्स विंग्स। इट मीन्स इस ऑर्डर में जो इंसेक्ट आते हैं उनके जो विंग्स हैं वो जालीदार है। आप हनी बी को पकड़ के देख लो, वेस्प को पकड़ के देख लो, जो आपको उनके विंग्स दिखेंगे वो जालीदार विंग्स दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट विंग्स दिखेंगे आपको। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कैरेक्टर्स हैं जिनको ये इंसेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज पर्टिकुलर इंसेक्ट ऑर्डर्स। ये टोटल ऑफ 30 ऑर्डर्स आते हैं, 30 ऑर्डर है हमारे पास टोटल, जिनको डिफरेंट 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 इंसेक्ट्स जो बिलोंग करते हैं। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज की बात करें हम लोग तो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करते हैं। लेपिडोप्टेरा का मतलब क्या होता है, लेपिडो मीन्स स्केल्स, पटेरा मीन्स विंग्स, जिनकी विंग्स पे स्केल्स प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा आपको कि विंग्स पे स्केल्स प्रेजेंट है, वो आप बटरफ्लाईज बच्चे हाथ में पकड़ते हैं, या आप लोग हाथ में बटरफ्लाई पकड़ते हो तो जब उसको छोड़ोगे तो उसका जो कलर है इट लेफ्ट बिहाइंड ऑन योर फिंगर्स। तो जो कलर है वो क्या है, दीज आर दी स्केल्स, स्केल्स, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन होती है साइंटिफिकली, जब हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्टडी मीन्स कि किसी भी इंसेक्ट को न्यू स्टडी करना, कलेक्ट करना, फिर उसकी नेमिंग करना, ये एक टेक्सोनॉमिस्ट की टास्क है। जेडएसआई में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर पठानी हैं, डॉक्टर पंदेर एंड मैनी मोर आर देयर विच आर वर्किंग ऑन द टेक्सोनॉमी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग जगह से उनको कलेक्ट करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उनको ग्रुपिंग करते हैं, राइट। सो जो थाइसेन्यूरा है, थाइसेन्यूरा में सिल्वर फिश आती है, ये आपका सिल्वर फिश एक हाउस होल्ड पेस्ट है, आप लोगों को घरों में आराम से मिल जाती है। ये मैं आपको आगे स्लाइडों में दिखाऊंगा कि सिल्वर फिश कैसे दिखती है और इसका हैबिटेट क्या है और इसकी हैबिट्स क्या है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू यू फाइंड देम। वैसे तो इंसेक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे, राइट, बट पर्टिकुलर लोकेशंस जो उनकी एक, जो आप लोग सोचते हो कि यार ऊपर तो बर्फ पड़ी है पहाड़ों पे, वहां पे इंसेक्ट कहाँ मिलेंगे, ये तो मारूथल है, इस पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेत गर्म रहता है, इस पे इंसेक्ट कहाँ मिलेंगे। नो, इट्स नॉट, इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, insects are available everywhere, they are getting their food, they are adapting themselves according to the changing environment, right. So where do you find them, you may find at sea level to 6,000 meter above sea level, most arid desert to evergreen forest, hot sulfur springs, आर्कटिक टू एंटार्क्टिका, है ना, पोलर कोल्ड पोलर जो है जहाँ पे टेम्परेचर -2 डिग्री रहता है, वहाँ पे भी आप लोग इसको इंसेक्ट को लोकेट कर सकते हो। सो इंसेक्ट्स लिव इन जस्ट अबाउट एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ, from the sands of the hot desert
to cold, snowy mountains. Most insects live on land. About 97% of insects behavior is terrestrial. Terrestrial means lives on the land. Many insects spend all of their life on land, such as bees and caterpillars. They usually live on the land, lives in the soil, lives in the water also. So their lifestyles may be gregarious or solitary. ग्रेगेरियस और सॉलिटरी, जहाँ तो वो ग्रुपिंग में रह सकते हैं, जहाँ बिना ग्रुप के भी रह सकते हैं, राइट। अगर वो सॉलिटरी फेस में है तो सिंगल सिंगल इंसेक्ट रहेगा, अगर वो ग्रेगेरियस फेस में है तो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में रहेंगे वो। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा आगे डिस्कशंस की बातें हैं कि वो अगर सॉलिटरी फेस है तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उनकी जो साइज है इंसेक्ट का कैसा होगा, ठीक है। अगर वो ग्रेगेरियस फेस में रह रहे हैं, ग्रुपिंग में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी जो ग्रोथ कैसी होगी, उनको फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी बॉडी प्रॉपर ग्रो कर पाएगी या नहीं पाएगी। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द डिस्कशन, राइट। सो बेसिकली हम लोग जब मॉथ्स को देखते हैं, बटरफ्लाइज को देखते हैं, स्कीपर्स को देखते हैं, जो साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग हैं वो तो इन बातों को समझ लेंगे कि बटरफ्लाइज अलग होती हैं, स्कीपर्स अलग होते हैं, मॉथ्स अलग होते हैं। बट जो कॉमन मैन है उसके लिए ये तीनों चीज़ों एक हो जाती हैं। वो कहेगा यार मॉथ ये रात को भी लाइट पे बटरफ्लाइज लाइक क्रिएचर्स जो है लाइट पे भी घूम रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस बटरफ्लाइज, स्कीपर्स एंड मॉथ्स। जब हम लोग एमएससी में गए थे, पीएचडी में गए थे, एमएससी में गए थे, तो हमें भी नहीं पता था कि बटरफ्लाई, स्कीपर और मॉथ में डिफरेंसेस होते हैं, राइट। ये हमारे मेंटर ने बताया तो ही हमें पता चला कि ये जो बटरफ्लाइज क्या है, स्कीपर्स क्या है, मॉथ क्या है। फिर और डिटेल्स इसकी पता चली जब पीएचडी में आए। पीएचडी में आने के बाद इसकी और डिटेल्स पता चली हमारे सुपरवाइजर से, डॉक्टर प्रोफेसर एच.एस. रोज। तो वो सुपरवाइजर रहे हैं मेरे पीएचडी के, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी आगे डिटेल्स बताई, आगे काम करना सिखाया मॉथ पे, बटरफ्लाइज को कैसे फील्ड में आइडेंटिफाई करना है, बटरफ्लाइज को कैसे कलेक्ट करना है, कीपर्स क्या हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या हैं। So lot more things we have learned from our guide, Professor H.S. Rose. He is working as a vice chancellor of Guru Kashi University right now. So let's come to the slide. Difference between butterfly, moth, and skippers. Many people think butterflies are brightly colored, delicate insects that fly during the day, and moths are dull-colored insects with fat, hairy bodies that fly at night. So skippers are grouped with the true butterflies because they are day flyers, but have fat furry bodies like moths. उनकी बॉडी स्कीपर्स की तो मॉथ जैसी है, बट वो मिलते कम सॉरी बटरफ्लाइज की तरह वो दिन में ही हमें दिखेंगे उड़ते हुए। So there are other physical differences, but while these differences do apply generally, there are also many exceptions. जो हमने इन डिफरेंसेस की बात की है कि वो डे फ्लायर है, वो नाइट फ्लायर है, तो इसके अलावा इनमें बॉडी में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो एक्टिविटी के बेस पे हम लोग अगर देख लें तो मॉथ्स फ्लाई एट नाइट, बटरफ्लाइज एंड स्कीपर्स फ्लाई ड्यूरिंग द डे, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। There are many day-flying moths also, and a few butterflies and skippers fly in the early evening. Second जो point difference का है, that is on the level of antennae. मैं आपको आगे picture show कर रहा हूँ इसकी, तो आपको clear हो जाएगा। Moths have either long, pointed or fern-like antennae. जो moth होते हैं, जो रात को निकलते हैं, उनके जो antennae में बहुत सारी variations हैं. There are 8 to 9 or 10 types of antennae are present in the moths. But in the butterflies have long, thin antennae with clubbed tips. इनकी जो टिप्स होती हैं एंटीने की वो क्लब्ड होती हैं। आप मुझे पता है कि आप लोग बटरफ्लाई जब पकड़ोगे तो आप उसके एंटीने पे डेफिनेटली ध्यान देना कि उसके एंटीने कैसे दिख रहे हैं। एंटीना पे आपको क्लब टाइप स्ट्रक्चर दिखेगी। सो स्कीपर्स जो होते हैं, जो साइज में छोटे रहते हैं, स्कीपर्स हैव लॉन्ग थिन एंटीने विद क्लब्स टेपरिंग टू पॉइंटेड हुक ऑन द टिप। जहाँ पे बटरफ्लाई के हम लोग क्लब की बात कर रहे हैं एंटीने की,
वही जो क्लब शेप्ड है, इट इज गेट मॉडिफाइड इनटू द हुक्स, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है वो, जिसमें हुक लाइक एंटीने हो, दैट आर स्किपर्स. So further exceptions are always there. Several families of moths have antennae with clubs, most notably the family of Castinidae, family of sun moths. इनमें भी जो सन मॉथ है, मॉथ में हम लोगों ने बात की है कि इनके एंटीने हैं वो 7 से 8 तरह के होते हैं, बट सन मॉथ में जो एंटीने हैं वो क्लब शेप एंटीने प्रेजेंट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीनी. दिस इज द एंटीनी ऑफ स्कीपर्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें जो हुक लाइक एंटीने प्रेजेंट होते हैं. जो मॉथ के एंटीने होते हैं वो, ये इसको हम लोग बाई पैक्टिनेट बोल देते हैं. बाई पैक्टिनेट क्यों? कंघी के जैसा जो हम कॉम करते हैं ना बालों में, तो उसके वो तो एक साइड होता है, और आप लोग देखते हो कि जिनको हेड लाउस पड़ जाता है बच्चों को, तो हम लोग मार्केट से और भी कॉम खरीदते हैं जिनको डबल साइडेड होते हैं. So this is bipectinate type of antennae. Some are pectinate type of antennae, and in the these mosquitoes there are different types of antennae. In the house flies there are different types of antennae. So 7 to 8 or 9 types of antennae are present. Coming to the next slide, we can differentiate this insects on the level of wings also. This is somewhat scientific, but I would like to tell you that you should know about this point. Moths front and back wings, जो moths के फोर विंग्स होते हैं और हाइंड विंग्स होते हैं, उनको हेल्ड टुगेदर क्या चीज करती है? उसमें एक फ्रेनुलम रहता है. जो फ्रेनुलम होता है दोनों विंग्स को आपस में ज्वाइंट करके रखता है. In the butterflies and skippers, wings are not joined. Further, I will say exceptions are always there. Australia has the only skipper in the world with a frenulum. यहाँ पे हमने बात की है कि स्किपर जो विंग्स हैं वो ज्वाइंटेड नहीं है, राइट, और उनमें फ्रेनुलम प्रेजेंट नहीं है. बट इन द ऑस्ट्रेलियन स्किपर की बात करें तो उसमें फ्रेनुलम प्रेजेंट है. एंड द रीजेंट स्किप, इसको बोलते हैं रीजेंट स्किपर. Also many moths do not have a frenulum. बहुत सारे moths भी हैं जिनमें frenulum present नहीं है. So resting posture की हम लोग बात करें, you may see in this photograph which I have pasted here. This is moth and this is butterfly. So moths hold wings flat when resting or tented over the body. Butterflies hold wings together above body. See clearly in the picture, you may differentiate between the moth and butterfly by seeing their sitting posture, by seeing their resting posture. So in the moths, they hold wings flat, but butterflies hold wings above body. Sorry. Skippers' front wing are held at different angles to the back wing. Skippers का जो बैठने का स्टाइल है, that is bit different. So प्यूपेशन की बात करें, प्यूपे कैसे बनते हैं? प्यूपा क्या होता है? प्यूपा होता है कि जब प्यूपा में डेवलपमेंट होती है अडल्ट की, अंडे में डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, राइट. प्यूपे में डेवलपमेंट होती है अडल्ट की. कोई भी इंसेक्ट है, जो कैटरपिलर आप लोग देखते हो कि आपके घर पे भी, आपके किचन गार्डन में बहुत सारे कैटरपिलर्स, आजकल कुकुरबिटेसी फैमिली के आप लोग प्लांट्स लगाते हो, क्रूसीफेरी के लगाते हो, तो आप बहुत सारे कैटरपिलर्स को डे टू डे इनकाउंटर करते हो, राइट. तो जो उसको आप, उसके होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट मतलब जिस चीज़ पे वो खा रहा है, जिसको, उसके साथ उसको एक बॉक्स में रख लो आप लोग. फिर आप उसको वॉच करो कि वो खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है. खाने के बाद वो स्लगिश हो जाएगा. स्लगिश होकर वो आपके बॉक्स में एक साइड पे चला जाएगा, वहाँ पे जाकर प्यूपेशन स्टार्ट कर देगा. सो दिस इज द प्यूपेशन. उसमें उसकी अडल्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. फिर उसमें से कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसमें से अगर वो कैटरपिलर मॉथ का है तो मॉथ निकलेगा, अगर वो बटरफ्लाई का है तो उसमें यू विल फाइंड द बटरफ्लाई. सो इन द मॉथ कैटरपिलर्स स्पिन ए cocoon मेड ऑफ सिल्क अराउंड देयर बॉडी एंड प्यूपेट इनसाइड. जो मॉथ्स होते हैं वो एक सिल्कन cocoon जो है वो स्पन करते हैं अपनी बॉडी के अराउंड और उसमें प्यूपेट कर लेते हैं. सो बटरफ्लाई स्कीपर्स कैसे प्यूपेट करती हैं? Butterfly and skippers spin a pad of silk into a stem or leaf, then hang on the pad and form the pupae. Exceptions are again there. Lots of moths do not spin a cocoon, and many butterflies and skippers spin a silken shelter combined with the leaves.
I will show you in the photographs in the next slide. So see, these are the pupae of butterflies. How beautifully they are hanging with the twig with the help of the silken thread. And you may clearly differentiate between the pupae of butterfly and moth. आप लोग फील्ड में जाओ, आपके आसपास घर पे किचन गार्डन है, जो और गार्डन है, आप गार्डन में सैर करते हो, इवनिंग वॉक करते हो, तो अगर आपको ऐसे प्यूपे दिखें जो ब्लैक और रेड कलर के हो, तो आप लोग ये उनकी स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे, इनकी सेगमेंटेशन है बॉडी पे। तो अगर ये आपको सॉइल में दिख रहे हैं, जहाँ कोई लीफ आप रोल हुआ हुआ लीफ है, रोल्ड लीफ को खोल के देखो, उसमें आपको ये प्यूपे दिख जाएंगे, तो ये प्यूपे मॉथ के होंगे, राइट। अगर आपको ऐसे दिखेंगे, हैंगिंग में दिखेंगे, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि दीज आर ऑफ बटरफ्लाई। वैसे तो नेचुरली इनको छेड़ना नहीं चाहिए, अगर वो ऐसे हैं वहाँ फील्ड में तो इनको रहने दो, बिकॉज वी शुड नॉट डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी। बट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज, फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप एक इसको डिटैच कर सकते हो, उसको घर पे ले आओ, उसको रखो, उसको ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं है कि घर पे लेकर आ गए आप लोग, उसको बॉक्स में रख लिया और उसको छोड़ दिया, कब उसमें बटरफ्लाई निकली, मॉथ निकला, वी डोंट बॉदर। अगर आप लेकर आ रहे हो तो उसको रेगुलरली कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करो, ट्राई टू फोटोग्राफ इट ऑन एवरी स्टेज, ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ एवरी स्टेज, and you will find very interesting facts that how butterfly comes out from this pupae and how these moths come out from this pupae. These are the caterpillars of moths. They are brilliantly colored also, but these are the dull of white caterpillars of some species. So this is one of the most interesting things you will see, that is the mimicry in butterflies. This is the cobra butterfly. Note it's not a butterfly, wrongly written here, it's moth. You see, this is the cobra moth. Cobra moth. And see the wings of this moth. ये प्रिडेशन से बचने के लिए अपनी बॉडी पे इनकी, गॉड ने इनको देखो कितनी अच्छी, भगवान ने इनको मार्किंग्स दे रखी है बॉडी पे, ताकि इनकी प्रिडेशन ना हो सके। तो प्रिडेशन से बचने के लिए इसके विंग्स पे ये वार्निंग जो वार्निंग स्पॉट्स दे रखे हैं। तो पीछे से ये ऐसे लगेगा जैसे कोबरा मौत बैठा है, कोबरा बैठा है यहाँ पे। तो प्रीडेटर होगा तो एक बार इसको सोचेगा, एक बार इसको हाथ लगाने या खाने के लिए, राइट। तो दिस इज द लीफ बटरफ्लाई कालीमा। ये डेड लीव्स होंगे, आपको दिखेगा कि ऐसे डेड लीव्स पड़े हैं, ठीक है, ड्राई लीव्स पड़े हुए हैं, तो वो ड्राई लीव्स नहीं होंगे, उसमें से आपको बटरफ्लाई भी मिल सकती है। दिस इज द लीफ बटरफ्लाई, डल कलर्ड बट लुक्स लाइक ड्राइड लीव्स। This is the third kind of butterfly, owl butterfly. This is the picture of the owl and owl. This is the picture of the butterfly. And देखो यहाँ पे जो इसकी owl की आंखें हैं गोल हैं बिल्कुल, और जो butterflies के wings हैं उस पे भी ऐसे ही पैटर्न और मार्किंग्स हैं, right? This is the mimicry. Eye spots on the wings resemble them owl eyes. जिस तरह की owl की eyes हैं वैसे ही इस पे मार्किंग्स हैं इसके विंग्स पे। तो ये सारी चीजें जो हैं प्रिडेशन से बचने के लिए इनकी मार्किंग्स होती हैं, ताकि वार्निंग साइंस है, ताकि इनको कोई प्रे न कर सके। थर्ड अपने पास है हेलिकोलिनी फैमिली, जो सब फैमिली है, उसमें आते हैं अपने पास ये बटरफ्लाई। ये दिस इज द पॉइजनस बटरफ्लाई है। ये आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द वंस वी हैव एट आर नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिलती है ये, ठीक है। मोस्ट हेलोकेनिटी आर टॉक्सिक बिकॉज देयर लार्वे ईट पैशन फ्लावर लीव्स। ये पैशन फ्लावर के लीव्स पे जो इनके लार्वे हैं वो फीड करते हैं। तो ये लीव्स हैं, दीज आर पॉइजनस इन नेचर। सो पॉइजनस होने के कारण जो कैटरपिलर है उस पर फीड करते हैं, तो वो भी उसकी बॉडी के अंदर भी वो, when the caterpillars eat the leaves, the caterpillars take on the poison, making both the caterpillars and adults of the species unpalatable to the birds.
क्योंकि ये फीड आप पॉइजनस प्लांट पे फीड कर रहे हैं, तो दूसरे जो कैटरपिलर्स हैं, जो दूसरे जो यू नो अडल्ट हैं, कोई और इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं, वो इनको नहीं खा पाएंगे. So many Helicoline and are brightly colored to warn predators that they are dangerous. Many more examples of moths and butterflies are there, which are seems to be poisonous. So this is the slide shows the smuggling of the butterflies. Smuggling of the butterflies. बहुत सारे जो बटरफ्लाइज हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं बटरफ्लाई की, हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जो जिनकी बहुत सारी स्टैटिक वैल्यूज हैं और जिनको जिनके जो ये कलर्ड स्केल्स होते हैं, इनको ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ करते हैं, तो इनकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है. स्मगलिंग बहुत ज़्यादा इनकी हो रही है. तो स्मगलिंग में क्या है, इनका बटरफ्लाई कलेक्टिंग हैज़ कम ए लॉन्ग वे सिंस द विक्टोरियन ऑफ इंग्लिशमैन in khaki shorts with enormous nets. Rare butterflies can fetch more than $10,000 on the black market. $10,000 तक की जो बटरफ्लाई भी बिक जाती है. क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग है जो फीमली 9.5 इंचेस का साइज है, मेल का इतना साइज है, तो वो उसका रेट क्या है, $8,500 to $10,000 पेयर का. तो दिस इज द ब्लैक मार्केट ऑफ बटरफ्लाइज. ब्लैक मार्केट ऑफ बटरफ्लाइज. वी शुड स्टॉप इट. अगर हम इस बटरफ्लाई की मार्केट को, अगर हम इसकी दिस स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ये जो बटरफ्लाइज है वो खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. राइट. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस, फूड चेन में डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी. वैसे भी हम लोग आजकल देख ही रहे हैं धीरे धीरे जो सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट का. हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस के बड़े सारे लेक्चर्स बहुत जगह पे चलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बता रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज के बारे में बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस के बारे में बता रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस इन फूड चेन के बारे में बता रहे हैं. राइट. सो हमें इन चीज़ को कंट्रोल करना है. गवर्नमेंट शुड मेक सच पॉलिसीज कि उसमें सज़ा का प्रावधान हो. ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ा, उससे पैसे लिए, उसको छोड़ दिया. उसको सज़ा होनी चाहिए कि दीज आर टाइनी क्रिएचर्स made by God. They have their own life and role in the ecosystems and food chain and in the pollination processes. This is a high altitude butterfly genus Parnaceus. Parnaceus. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे स्नोई, जो जहाँ पे बर्फ पड़ती है पहाड़ों की चोटियों पे, ये बटरफ्लाई आपको वहाँ पे मिलेगी. जो हमारी पीएचडी के टाइम पे लैब थी लैपिडोप्टेरा की, और वहाँ पे हमारे पास पार्निशिया के बहुत सारे स्पेसिमेंट्स पड़े हैं. वो डॉक्टर रोज और उनके जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत सारी हाइट से जाकर इन रेयर बटरफ्लाइज को पकड़ा था और इनको प्रिजर्व किया था फॉर फ्यूचर स्टडीज, फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, फॉर साइंटिफिक स्टडीज. So Parnaceus is a genus of northern circumpolar and mountain, alpine and Himalaya. Butterflies usually known as Apollos or snow Apollos. They can vary in color and form significantly based on their altitude. They also show an adaptation to high altitudes called altitudinal melanism. Altitudinal melanism. Why? Because they show dark bodies and darkened coloration at the wing base, which help them warm faster using the sun. एक चीज देखने वाली है कि जितनी हाई एल्टीट्यूड पे आपको इंसेक्ट मिलेगा, उसमें मेलेनिज्म दिखेगा आपको, उसमें मेलेनिज्म दिखेगा आपको. उनका जो एक हैबिट्स है और उनका जो हैबिटेट है और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उस पर आपको डिफरेंसेस दिखेंगे अदर देन द इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ और प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल और एक्टिंग एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. उनके आपको डिफरेंसेस दिखेंगे. सो नाउ कम्स टू डिफरेंस बिटवीन द बग एंड बीटल्स. बटरफ्लाई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. बग और बीटल के बारे में भी थोड़ा सा देख लें. बग और बीटल को आप लोग देखते हो जब फील्ड में, तो आपको लगता है कि ये दीज आर लुकिंग लाइक सेम, बट एक्चुअली दीज आर नॉट. मेन डिफरेंस क्या है इनका? बग बिलोंग्स टू द ऑर्डर हेमीप्टेरा. हेमीप्टेरा, हेमी मीन्स हाफ विंग. ये एक सबसे अच्छा
जो इसका पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको है, अगर आज आप साइंटिफिकली थोड़ा सा टर्म्स को एक दो बार देख लोगे तो आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा देखने के लिए. So bug belongs to order Hemiptera. Beetles belongs to order Coleoptera. Bugs are mostly plant feeders that take a liquid diet, while beetles eat a wide range of plant and animal materials. Therefore, bugs have needle-like mouthparts, while beetles have chewing mouthparts. Beetles का chewing mouthparts क्यों है? Because they have mandibles present in their mouthparts. Moreover, the wings of bugs are either membranous or partially thickened, while the forewings of beetles serve as a hard, leathery covering called elytra. The hind wings are membranous. So this is the this slide shows the pictures of this uh, this bug and the beetles. You see in the bug, this is a soft-bodied insect and this is a tough body. इसकी बॉडी जो है शाइनी दिखेगी आपको. इसके जो फोर विंग्स हैं, फोर विंग विंग्स जो इसके फर्स्ट वाले विंग्स हैं वो काइटनस होते हैं, हार्ड होते हैं, दे गेट मॉडिफाइड. और जो ये मॉडिफाइड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एलाइट्रा. इनको हम लोग बोलते हैं एलाइट्रा. बट इन द केस ऑफ दिस बग्स दे हैव सॉफ्ट बॉडी. हाफ ऑफ द विंग्स आर इनके जो है वो होते हैं सॉलिड और बाकी का जो इसका फोर विंग होता है वो होते हैं मेम्ब्रेनस. इसलिए हम इसको बोलते हैं हेमीप्टेरा, हाफ विंग. राइट. अदरवाइज इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, इनके जो एंटीने है, इनकी जो लेग्स हैं, देयर नंबर्स आर दी सेम. ओनली डिफरेंसेस ऑन देयर morphological differences. These are soft bodied and these are hard bodied. This is the diversity in the bugs. Stink bug, Pentatomidae family, उसमें Pentatomidae. आपको bugs को आप इससे भी identify कर सकते हो. There is a presence of Scutellum. This is choroid bug, water scorpion, plant bug आपको day to day routine में दिख जाता है ये भी. This is the toad bug, water strider, back swimmers, ठीक है, bed bug. इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस भी है. लेस बग. तो ये मैंने कुछ ही यहाँ पे आपको दिखाया है. बट कोलियोप्टेरा इज ए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लास इंसेक्टा. ठीक है. तो कोलियोप्टेरा की जो स्पीशीज है वो सबसे ज़्यादा है अदर देन लेपिडोप्टेरा एंड अदर ऑर्डर्स. So now difference between the dragon and damselfly. So ये आप लोग देखते हो कि जब ये धान का सीजन आता है, राइस का सीजन है, जहाँ पैडी का सीजन है, राइट, और जहाँ पे अदरवाइज भी जो स्टेगनेंट वाटर है तो वहाँ पे आपको पिछले सीजन में ये मार्च अप्रैल मई में ये आपको ड्रैगन फ्लाइज बहुत सारी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं उड़ती हुई. वाटर बॉडी के ऊपर उड़ती हुई दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी. तो दीज आर ड्रैगन फ्लाइज. ड्रैगन फ्लाइज जो अपने विंग्स हैं वो स्ट्रेच करती हैं, बाहर को स्ट्रेच करके रखती हैं हमेशा. जब बैठती भी है तब भी और जब उठती भी है तब भी. लेकिन ये आपने एक डैमसेल फ्लाई भी देखी होगी इसके साथ. आप लोग कभी पार्क में बैठे हो, किसी गार्डन में बैठे हो तो जो ग्रास है, ग्राउंड लेवल पे जो ग्रास है, ग्रास पे एक छोटा सा इंसेक्ट आ जाता है, कलरफुल इंसेक्ट होता है. इसकी बॉडी में बहुत सारे कलर टिंग्स आते हैं, जैसे कोई ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, शाइनी है बहुत ज़्यादा. तो वो दैट इज द डैमसेल फ्लाई. ये एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, विंग्स करेगी और वहां से फिर एक जगह पे खड़ी होकर फिर दूसरी जगह चली जाएगी, फिर तीसरी जगह, ऐसे ये अपना फोरेजिंग करती है. तो ये दिस इज द डैमसेल फ्लाई. दिस इज स्मॉल इन साइज. whereas dragonfly is very sturdy, very muscular type. Wings are very rigid and hard, and wings together. ये इसका sitting posture जो है damselfly का ये है ऐसा. ये विंग्स इकट्ठे करके बैठेगी बट ये विंग्स को साइड पे स्ट्रेच करके बैठती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसेक्ट एज फूड. इंसेक्ट्स को हम लोग फूड की तरह भी यूज करते हैं. आजकल जो बातें चल रही है कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस चाइना से आया, उन्होंने बैट्स खाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने डॉग्स खाए, एंड अदर लॉट ऑफ वेरिएशंस आर इन देयर फूड. दे आर ईटिंग लॉट ऑफ other things which we usually never think about to eat. So
Insects are also act as food. How? Probably 1000 or more species of insects are used as food. Although insects are high in protein, energy, various vitamins and minerals, and can form 5 to 10% of the annual animal protein consumed by certain indigenous peoples. कुछ लोगों द्वारा जो उन्होंने प्रोटीन की घाट होंगी आ वो अपना इंसैक्ट्स को ही पूरी करते हैं. Insects, because insects are rich source of proteins, vitamins and minerals. So कहाँ पे खाए जाते हैं ज़्यादा ये? they are they have been used for food somewhere in the world like Central and Southern Africa, Asia, Australia and America. फूड जो फूड इंसेक्ट होते हैं जिनको एज ए फूड यूज करते हैं वो किस चीज़ पे फीड करते हैं? फूड इंसेक्ट्स जनरली फीड ऑन आइदर लिविंग और डेड प्लांट मैटर एंड केमिकली प्रोटेक्टेड स्पीशीज आर अवॉइडेड. ये भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग पंजाब में तो पेस्टिसाइड का पूरा जोर दे रखा है हम लोगों ने कि अगर हमने कीड़े को कंट्रोल करना है तो हम लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यही चीज़ें यूज़ करेंगे. हमने कसम खा रखी है कि दूसरी चीज़ें तो हमने यूज़ करनी ही नहीं है. और अगर पंजाब में भी हम लोगों ने इंसेक्ट खाने होते एज ए फूड तो हम लोग 100 बार सोचते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करने से पहले कि हम वाई वी आर स्प्रेइंग दिस पेस्टिसाइड बिकॉज अब अवर सेल्फ अवर चिल्ड्रन हैव टू कंज्यूम इंसेक्ट एज फूड राइट. क्योंकि अब हमें इसको खाना नहीं है फूड की तरह. हमने तो जो फूड बनाया है जो क्रॉप उगाई है हमने उसको खाना है तो उसको बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं. अल्टीमेटली वो सारा पेस्टिसाइड अपनी बॉडी में जा रहा है. दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट जो लोग इंसेक्ट एज ए फूड खाते हैं वो जो केमिकली प्रोटेक्टेड स्पीशीज होती है उनको नहीं खाते. दे अवॉइड दोज स्पीशीज which are chemically protected. They use only those species on which never any insecticide or pesticide is used to control. So in the next slide, great range in their body sizes. अब इंसेक्ट के साइज की बात करें हम लोग, you may see insects demonstrate a large range of their body. However, due to their enormous variation, it is difficult to make comparison. बहुत ही माइन्यूट पैरासिटिक है जो म्यांमार स्पीशीज है उसका जो साइज है 0.2 mm है. 0.2 mm बहुत ही छोटा साइज है. अगर अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े इंसेक्ट की जो है जिसको हम लोग बात करते हैं ये स्टिक इंसेक्ट. स्टिक इंसेक्ट आई होप कि आप लोगों ने भी स्टिक इंसेक्ट देखा होगा. तो स्टिक इंसेक्ट जैसे जी आपको पिक्चर में दिख रहा है ये स्टिक की तरह ही दिखता है. ऐसा लगेगा आपको कि किसी पेड़ के ऊपर ये कोई ट्विग पड़ी है, वुडन ट्विग पड़ी है तो आप उसको जनरली छेड़ोगे नहीं, इग्नोर मार दोगे. बट अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे एक एंटोमोलॉजिस्ट की आई से देखोगे जहाँ आप अपने पैशन से देखोगे कि इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इंसेक्ट काइंड ऑफ इंसेक्ट, अगर आपको पैशन है तो आप लोग ध्यान से देखो कहीं ना कहीं आपको ये स्टिक इंसेक्ट दिख जाएगा. This is the green in color, this is the in the stem colored or soil colored. This is the longest insect, 555 mm size है इसका, right? Female stick insect from the West Malaysia. Now come to heaviest weighing beetle. This is the heaviest weighing beetle, weighing up to 100 grams. Goliathus goliathus. This is the largest Indian beetle. You might have seen this beetle in your surroundings. इसका जो साइज है 7.5 सेंटीमीटर तक रहता है. 7.5 सेंटीमीटर, वेरी बिग साइज. दिस इज द लॉन्ग हॉर्न बीटल, टाइटेनस giganteus, measuring 15 to 20 centimeter in length. This is 5 to 18 centimeter and weigh up to 88 grams. Dynastis herculis. मेरा ये पिक्चर दिखाने का सिर्फ मतलब इतना है आपको कि आप लोग देख सकते हो कि इंसेक्ट बड़े से बड़ा इंसेक्ट भी है, माइन्यूट से माइन्यूट भी रखा हुआ है यहाँ पे. और गॉड ने इनको हर जगह फूड दिया है. हर की अपनी हैबिट्स हैं, अपना हैबिटेट है, अपना बिहेवियर है. तो उसके अकॉर्डिंग ये नेचर में एक्ट करते हैं.
उसके अकॉर्डिंग ये एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपने इकोसिस्टम में एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फूड चेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। दिस इज द क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग मॉथ, जिसकी हमने पिछली साइड में बात की थी कि जिसकी स्मगलिंग भी हो रही है, ब्लैक मार्केट है जिसकी। इट इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड, विंग स्पैन अप टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का इसका विंग स्पैन है। और इसके कंपैरिजन में आप इसको देख लो, वेस्टर्न पिगमी ब्लू फ्रॉम यूएसए इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई, measuring about 1.5 सेंटीमीटर अक्रॉस द विंग। इसका साइज 1.5 सेंटीमीटर है और इसका 30 सेंटीमीटर है, मीन्स कि 30 गुना ज़्यादा बड़ी बटरफ्लाई है ये क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड। दिस इज द एटलस मॉथ। एटलस मॉथ इसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। एटलस मॉथ अटैकस एटलस फाउंड ओनली इन द साउथ ईस्ट एशिया। द एटलस मॉथ इज द लार्जेस्ट ऑफ द मॉथ स्पीशीज with the largest wing surface close to 65 square inch, 65 square inch and a wingspan of up to a 1 feet long। इसका जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन मीन्स यहाँ से लेकर जो यहाँ तक विंग का जो एरिया है, दिस इज अराउंड 1 फीट। हाउ लॉन्ग एंड हाउ बिग इट इज एटलस मॉथ। नाउ अमेजिंग फीडिंग बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स। अभी तक तो हम लोग यही देखते हैं, यही सोचते हैं, कॉमन मैन भी यही सोचता है, और हम लोग जब इस फील्ड में नहीं थे तब भी यही सोचते थे कि जो बटरफ्लाइज है वो सिर्फ से सिर्फ जो नेक्टर है उसको ही सक करती है, राइट। वो किसी और चीज़ को सक करती ही नहीं है। नेक्टर सक करेंगी वो फीडिंग करेंगी तो सिर्फ फ्लावर्स को विजिट करेंगी, बट इट्स नॉट। वो सिर्फ फ्लावर्स को विजिट नहीं करती, बहुत सारी एक्सेप्शंस आर देयर कि वो दूसरी चीज़ों पे भी विजिट करती है, उन पे भी फीड करती है। तो वो दूसरी चीज़ें कौन सी हैं? सर्टेन मॉथ्स मेनली ऑफ द सब फैमिली कैल्पिनी आर समवट नोटोरियस फॉर देयर ब्लड एंड टीयर ड्रिंकिंग हैबिट्स। वो जो ब्लड भी सक करते हैं और टीयर को ड्रिंक करते हैं, आँखों पे बैठ जाते हैं, आँखों पे बैठ जाते हैं। तो आँखों से बैठकर जो टीयर्स होते हैं जो, तो उनको वहाँ से सक करते रहते हैं। ये इनका फीडिंग बिहेवियर है, फीडिंग हैबिट्स है। एक जो और दूसरी है, Madagascar has been noted to visit and suck tears by inserting their proboscis into the closed eyelids of roosting birds। बर्ड्स की जो आईलिड्स क्लोज होती हैं तो उस पर अपनी प्रोबोसिस इंसर्ट कर देती हैं, तो वहाँ से जो उनका म्यूकस है, जो वहाँ पे उनका सॉर्ट ऑफ टीयर्स है, उनको सक करती हैं, फीड करती हैं उस पर। So similar behavior have been reported in Zeta meliana in Colombia and in Brazil. Other cases of moths drinking human tears have been reported from Thailand also। नंबर ऑफ ये आज कोई एक बात नहीं है, ये नई बात हो सकती है बच्चों के लिए, जहाँ कॉमन मैन के लिए ये नई बात हो सकती है, बट इन द साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करें हम लोग तो साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत सारे पेपर्स और स्टडीज इस पर पब्लिश हो चुकी हैं। बहुत सारी स्टडीज इस पर पब्लिश हो चुकी हैं जिसपे इसके बारे में पूरी डिटेल्स दे रखी है कि कौन सा जो मॉथ या बटरफ्लाई है वो ब्लड सकर है जहाँ टीयर ड्रिंकर है। Some species of the genus Calyptra are called vampire moths, as they suck blood from the sleeping vertebrates, including humans. Ophthalmotropy, eye attraction, lacryphagy, tear drinking occurs in a number of unrelated moths। Stingless bees in the genera visit the eyes of mammals and have been known to cause distress to humans। This is the photographs showing, this is the butterfly feeding on the tears of the turtle। टर्टल की आइस पे फीड कर रही है। दिस इज द ब्लू लेजर पर्पल एम्परर फीडिंग ऑन दी डंग, काउ डंग पे फीड कर रही है ये। सो दिस इज द फीडिंग बिहेवियर एंड एक्सेप्शनल थिंग। जनरली वी सी दैट दिस फीड ऑन द फ्लावर्स बट दे फीड ऑन दीज थिंग्स आल्सो। साइक्लोपियस पे फीडिंग ऑन द बर्ड ऑफ ड्रॉपिंग, जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स है उस पर फीड कर रही है। नेक्स्ट, this is the facts but not myths about household pests। ये एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट है कि हाउस होल्ड जो इंसेक्ट हैं वो जिसको हम लोग रोज इनकाउंटर करते हैं अपने घर पे, कॉकरोच हो गए, चाहे बेड बग हो गए, चाहे सिल्वर फिश हो गई, तो इनके फैक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि ये हमारे घर पे क्यों है, किस पर्पज़ के लिए है, क्या खाते हैं, किस चीज़ को स्पॉइल करते हैं, राइट, इनसे क्या डिजीज़ हो सकती हैं, किचन के अलावा ये कॉकरोच और कहाँ कहाँ मिल जाता है, ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो देखने चाहिए। ये फैक्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कौन से इंसेक्ट से डरना है, कौन से इंसेक्ट से नहीं डरना है, कौन सा इंसेक्ट बाइट करता है, कौन सा इंसेक्ट नहीं बाइट करता, राइट। ये सारी फियर एंड फैक्ट्स जो हैं वो इन स्लाइड्स में आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे। सो स्मॉल सॉरी स्मॉलर कॉकरोचेस आर मोस्ट ऑफन फाउंड indoors and are called German cockroaches. These roaches prefer the kitchen and bathroom and can really be a problem if there is a spilled food. अगर फूड कहीं पे गिरा हुआ है तो ये इनका फेवरेट फूड है। और गार्बेज दैट इज नॉट क्लोज्ड अप, डैम्प वार्म एरियाज आल्सो अट्रैक्ट देम सच एज अंडर एंड अराउंड अप्लायंसेस। आपके घर में किचन में कोई भी चीज़ें पड़ी हैं जहाँ पे डैम्प है, थोड़ा सा पानी गिर गया और आपने ध्यान नहीं दिया, राइट, और थोड़ा सा कोई कीचड़ पड़ा है यहाँ पे ह्यूमस हो गई है और वार्म हो गया, वहाँ पे थोड़ी गर्मी हो गई है, तो वहाँ पे जो इनके चांसेस है वो 100% है कि वो ये आप वहाँ पे आपको विजिट करेंगे। लार्ज कॉकरोचेस लिव मोस्टली आउटडोर्स। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस इज द अमेरिकन कॉकरोच, जिसको हम लोग पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना भी बोलते हैं। साइंटिफिकल जो नेम है, इसका जोलॉजिकल नेम है, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, अमेरिकन कॉकरोच। दो देयर इज आल्सो एन ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच, एन ओरिएंटल कॉकरोच, एंड मैनी मोर स्पीशीज आर देयर। So these larger outdoor species love to live in the warmer climates, and you will sometimes see them called water bugs, but they are mostly just American cockroach. अब यहाँ पे मैंने वाटर बग्स की बात की है, वाटर बग्स आर आल्सो देयर, बट जनरली जो इंसेक्ट के लिए टर्म यूज हो जाती है वो बग्स यूज हो जाती हैं, बग्स। इट इज ए जनरल एंड कॉमन टर्म, कॉमन टर्मिनोलॉजी, नॉट applicable scientifically. So in the really cold climates, you will not see large roaches outdoors much, but they can still be found in the urban areas, in the steam tunnels, sewers, right? Other places where they are not exposed to the elements. So our next is bed bug. The bite of bed bug is painless. The amount of blood loss due to bed bug feeding typically does not adversely affect the cost. Bed bugs feed on any bare skin exposed while sleeping, फेस, मास्क, शोल्डर, किसी भी चीज़ पे ये फीड कर सकते हैं। स्किन रिएक्शंस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद बैड बग बाइट्स which result from the saliva injected during feeding. Some individuals do not react to bed bug bites. So ये बेड बग है, आपको कोई भी आप घर पे जो आपके पास एक्स्ट्रा बेड होते हैं जो आप बाहर से बनवाते हैं हम लोग, राइट, आयरन का जो बेड होता है बाहर से बनवाते हैं, तो जब भी आप उसको यूज़ करो घर पे तो कम से कम उसको एक बार आप कपड़े से क्लीन कर लो, ताकि ये जो बैड बग की बाइट से आप उससे बच सको। पहले घरों में क्या होता था, वो लकड़ के जो हम लोग उसको मंजे बोल देते हैं, आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तो वहाँ पे वो बान होता था, वो जूट के होते थे, तो उसमें जो बेड बग होता था बहुत ज़्यादा होता था। कोई 2 साल पड़ा रहा, कोई 5 महीने पड़ा रहा, 3 महीने पड़ा रहा, तो उसको जब यूज़ नहीं किया बेड को, तो अगर आप टिपिकली उसको पर्टिकुलरली उसको उसी तरफ डाल के उस पर सोने की कोशिश करोगे तो यू विल सी द बेड बग, यू विल सी द आपको लगेगा कि आपकी बॉडी पे कहीं खारिश हो रही है या कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसी चीज़ यूज़ करो तो सबसे पहले आप उसको बेड को या दूसरी चीज़ को एक बार क्लीन कर लो एंड मेक इट श्योर दैट नो इंसेक्ट इज देयर इनसाइड द crevices of the bed. This is the silverfish. Silverfish and five rats are some of the most primitive pests on the earth. इसको हम लोग प्रिमिटिव पेस्ट इसलिए बोलते हैं, प्रिमिटिव इंसेक्ट भी बोल देते हैं। हाइसेन्यूरा, कॉलमबोला, ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है थोड़ी सी, बट मैं सिल्वर फिश की बात करेंगे। बेसिकली दिस इज नॉट द फिश, इट लुक्स लाइक, बट इट इज इंसेक्ट। दे आर कॉमनली फाउंड इन एटिक्स,
बेसमेंट्स, बाथरूम्स एंड किचन। आप लोगों को भी घर पे मिले तो आप लोग देखने की कोशिश करो, तो ये सिल्वर फिश आपको दिख जाएगी आराम से। दैट इज मॉइस्ट वार्म लोकेशंस बट कैन बी फाउंड almost anywhere in the house. They need humidity and fire brats particularly like high temperatures with high humidity. They often originate in attics and come down into the living space for food or moisture. They eat starch, proteins and जो आपकी बुक बाइंडिंग्स पे है, जो आपकी पुरानी बुक्स पड़ी हैं उसकी जो ग्लू है उस पर ये खाना स्टार्ट कर देती हैं, अपना उसको खाती हैं। ये कोई एडहेसिव्स पड़ी हैं, इवन कई बार क्लॉथ्स पे भी स्विच ऑन हो जाती है ये खाने के लिए। तो जो पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं आपके घर पे, हम लोग रख लेते हैं कि आज का न्यूज़पेपर आ गया तो हम लोग 2-3 महीने के बाद इसको रद्दी में सेल कर देंगे। तो उन न्यूज़पेपर्स को खोल के देखो जो बड़े ओल्ड पड़े हैं, तो यू विल फाइंड द सिल्वर फिश देयर। दिस इज द क्लॉथ मोड। क्लॉथ मोड आजकल सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अपने गर्म कपड़े अपनी अलमीरा से निकालोगे तो बहुत सारे लोग, आई होप के किसी को ऐसी सिचुएशन उनके कीमती कपड़ों की ना मिले, तो अगर आपको मिल जाए ऐसी सिचुएशन, ठीक है, तो यू जस्ट इमेजिन दैट दिस मे बी द अटैक ऑफ द क्लॉथ मोड। क्लॉथ मोथ, ये देखो कैसे जो इंसेक्ट है इसके जो डैमेज कर रखा है इसने वूल वूल को। दिस इज द moth, this is the damaged or fecal matter of the moth and how it is feeding, this caterpillar is feeding on the fibers. कारपेट बीटल, ये बीटल जो आपके घर पे कारपेट्स होते हैं उसके नीचे भी आपको दिख जाएंगे। आई हैव सीन दिस कारपेट बीटल एट माई होम सो मैनी टाइम्स। सो अगर आपको ये यहाँ पे दिख जाएगी तो आपको इमीडिएटली इसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कीमती कारपेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका जो पैटर्न है, उसके जो फ्लावर पैटर्न होते हैं, उसके जो डिज़ाइन होते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। राइट, so the larva feed upon a wide range of household items with fabric being on top. They mostly eat animals based materials including silk, wool, carpets, blankets, leather, fur, furniture, animal hairs, pure clothing items, bedding, lint, डेड इंसेक्ट। तो ये रेंज ऑफ थिंग्स हैं जिन पे ये जो कारपेट बीटल है वो अटैक करती है। सो आप सबको अब घर में इन चीज़ों को देखना है कि कहीं पे सिल्वर फिश है, कहीं पे बेड बग है, कहीं पे क्लॉथ मॉथ है, कहीं पे ये कारपेट बीटल है। अगर आपको दिखती है यहाँ पे तो आप उसको रिमूव कर लेना, ठीक है, तो फिर आप अपना जो नुकसान है उससे बच जाएंगे हम लोग। ए कारपेट बीटल इन्फेस्टेशन इन योर होम पुट्स ऑल ऑफ योर क्लोथिंग एट रिस्क। तो इस रिस्क से बचने के लिए वी हैव टू लुक फॉर दिस। न्यूसेंस हाउस फ्लाई इफेक्ट, ये हाउस फ्लाई है जिसको हम लोग मस्का डोमेस्टिका बोल देते हैं साइंटिफिकली। देयर आर ओवर 1 lakh स्पीशीज ऑफ फ्लाइज ऑन द अर्थ। दे आर न्यूसेंस फ्लाइंग इंसेक्ट्स टिपिकली लिव आउटडोर। ये तो हम सबको पता है कि इनका जो हैबिट्स और हैबिटेट्स क्या है। दे फ्लाई लिव्स ऑन द लिक्विड डाइट। दे लैक द माउथ पार्ट्स नीडेड टू च्यू फूड। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना बड़े टिपिकल तरह के होते हैं। इनको वो जो जैसे बटरफ्लाई को प्रोपोसिस चाहिए फ्लावर में इंसर्ट करने के लिए, जो नेक्टर सक करना है, इनको उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। इनके जो स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, स्पॉन्जिंग, ये किसी भी चीज़ पे, मीठी चीज़ आपके घर पे किसी भी चीज़ पे बैठ जाएंगे तो ये माउथ पार्ट्स स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं। मैं आपको अगर कभी मुझे नेक्स्ट मौका मिला तो मैं आपको माउथ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उनके माउथ पार्ट्स कैसे हैं, उनके मॉडिफिकेशंस क्या हैं। तो ये हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो ये वहाँ पे बैठे स्पॉन्ज करती रहती है उसको, स्पॉन्ज करती रहती है उसको। दे रीगर्जिटेट डाइजेस्टिव जूस ऑन टू द फूड। हाउस फ्लाइज कैन एक्चुअली टेस्ट फूड विद देयर फीट। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाउस फ्लाइज डिफिकेट ए लॉट, बहुत ज़्यादा डिफिकेट करती हैं। हम लोग देखते हैं कि कई बार ब्लैक 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 स्पॉट्स पड़े होते हैं हर जगह पे। तो दिस इज द डिफिकेशन ऑफ द हाउस फ्लाइज। It is speculated that they defecate every time they land, no matter what they land on. ये नहीं इनको पता चलता कि हम किस लैंड पे डिफिकेट कर रहे हैं, वो लैंड चाहे कोई भी हो। Flies regularly comes in contact with a range of harmful bacteria and can contaminate anything they land on, including food and cooking utensils. House flies have compound eyes
they allow them to see behind them. This is the very important fact of this हाउस फ्लाई. अगर हाउस फ्लाई रखी है तो आप लोग सोचेंगे कि इसको साइड से या पीछे से पकड़, तो इसको सेंस हो जाएगी वो, तो सेंस होगी तो ये उड़ जाएंगी. Why a housefly only lives around 30 days on an average? It can lay up to 500 eggs during its lifespan. इस लाइफ स्पैन में ये 500 एग्स दे देगी. 500 एग्स मानो एक हाउस फ्लाई ने दी है, तो आप लोग देखते हो, इनकाउंटर करते हो रोज, कितनी हाउस फ्लाइज आपके पास दिखती हैं, कितनी हाउस फ्लाइज है. हलवाई के यहाँ चले जाओ, किसी जूस वाले के यहाँ चले जाओ, ठीक है, घर पे आपका जाली वाले दरवाजे खुले हैं तो घर के अंदर आ जाएंगी, फूड पे आ जाएंगी. तो अगर एक मक्खी इतने अंडे दे रही है तो सोचो कि इतनी मक्खियां कितने अंडे देंगी और क्या होगा. सो वी हैव टू सेव अवर सेल्फ, save our food from contamination by this housefly. This is the fascinating fact on termites. Termites ये बहुत एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम हो गई है आज टर्माइट्स की, कि टर्माइट्स हर जगह मिल जाएंगे. अगर पटियाला की बात करें हम लोग, तो पटियाला में, चंडीगढ़ का मुझे आई हैव नो आइडिया वेरी फ्रेंकली, वेरी ऑनेस्टली, लेकिन पटियाला में बात करें तो पटियाला में स्यों बहुत ज़्यादा है. ये टर्माइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. हम लोग अपने पीएचडी के टूर्स पे जाते थे जब, तो अब हमारी जो विंडो कपट होती थी उसमें कपड़े रखे होते थे, जहाँ अंदर कोई साइकिल खड़ा है या बाइक खड़ा है, तो पूरे के पूरे कपड़ों को जो स्पॉइल कर देती थी, खा जाती थी, ख़त्म कर देती थी जब 10-15 दिन के बाद वापस आते थे. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है टर्माइट्स की. घर पे अपने वो दरवाजे होते हैं उस पर चढ़ जाती है, उसको खा जाती है अंदर से. तो टर्माइट्स जो है बेनिफिशियल कैसे है एनवायरनमेंट के लिए? टर्माइट्स आर बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट. टर्माइट्स आर डीकम्पोजर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. टर्माइट्स आर डीकम्पोजर्स विच मेक्स देम गुड पेस्ट दैट कैन डैमेज बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड प्लांटेशन, फॉरेस्ट आल्सो. टर्माइट्स वर्क नॉन स्टॉप. ये थकती नहीं है, थकती नहीं है. इनमें एक्स्ट्रा ही पावर होती है. टर्माइट्स जो वर्क करती हैं वो 24 आवर वर्क करती हैं 7 डेज. ठीक है, यूजली बाय मीन्स ऑफ ईटिंग वुड. टर्माइट्स नेस्ट कैन बी गंगेटिक. टर्माइट्स नेस्ट की बात करें तो इसको हम लोग टर्माइटेरियम बोलते हैं. टर्माइटेरियम चंडीगढ़ में, जहाँ सराउंडिंग्स में, या पटियाला में, जहाँ और भी व्यूअर्स जिस जिस जगह से इस ग्रुप में जुड़े हैं, अभी इसको देख रहे हैं लाइव या बाद में देखेंगे, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बने होते हैं. टर्माइटेरियम कहते हैं इसको. आप लोग छतबीड़ में जाओ चंडीगढ़ में, जो जीरकपुर के पास है, तो वहाँ पे आपको टर्माइटेरियम बहुत बड़े बड़े दिख जाएंगे. तो ये टर्माइटेरियम बेसिकली आर द प्लेसेस वेयर टर्माइट्स लिव. सो अगर हम लोग सबसे बड़े टर्माइटेरियम की बात करें, अफ्रीका में देखा गया 40 फीट, 40 फीट का एक टर्माइटेरियम देखा गया यहाँ पे अफ्रीका में. टर्माइट्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ मीथेन. टर्माइट्स डोंट स्लीप. जैसे वो तो इट्स ऑब्वियस कि हम लोगों ने अगर बात की है कि दिस इज वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 7 days 24 hours, so obviously these do not sleep. Imagine 1 to 2 years of no sleep. That's how long a termite lives on average. Termites colonies have a king and queen. This is a social insect. Some people eat termites. Termite protein content is greater than that of beef. बीफ से भी ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है वो टर्माइट्स में होता है. तो देश के बहुत सारे हिस्सों में जो टर्माइट्स हैं उसको भी एज ए फूड यूज़ किया जाता है, एज ए फूड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कम्स टू द ग्रॉसहॉपर्स एंड क्रिकेट्स. ये देखने में हर बंदे को एक जैसे दिखेंगे. आप लोग भी अपनी सराउंडिंग्स में देखोगे, किसी प्लांट पे बैठे हैं तो आपको लगेगा यार ये सेम जैसे ही है. ठीक है, थोड़ा साइज में डिफरेंस है और क्या है इसमें, बट नो, दिस देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉसहॉपर्स, क्रिकेट्स एंड कैटिडिड्स. सो दिस इज द लीफ कैटिडिड, यू मे फाइंड फील्ड क्रिकेट. दिस इज द मोल क्रिकेट. मोल क्रिकेट का बहुत ही अच्छा एक बिहेवियर है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ. दिस इज द केव क्रिकेट. दिस इज द जर्मेशियम क्रिकेट, अमेरिकन ग्रासहॉपर. दिस इज द ईस्टर्न ल्यूपर ग्रासहॉपर. So there are lot of diversity in this group also. This is the important thing which I want to share with you all. आपको रेनी सीजन में कभी-कभी आपको
बड़ी सीटी की तरह एक आवाज़ आती है, सीटी की तरह आवाज़ कंटिन्यूसली आती है। आप देखते हो कि मेरे घर के कॉर्नर में जहाँ कोई और इंसेक्ट घुस गया है यार, मुझे उसको भगाना पड़ेगा। नो, आप लोग उसको थोड़ा सा बाहर देखो, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी तो वो आवाज़ बंद हो जाएगी, जैसे ही साइलेंस होगी फिर वो आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द मोल क्रिकेट प्रोड्यूसिंग साउंड। अब इसके साउंड के पीछे मिस्ट्री क्या है? दिस लव सॉन्ग्स फ्रॉम मेल क्रिकेट्स आर ए सीरीज ऑफ लाउड डीप toned chirps like crick 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 repeated regularly about 2 times. They only play for short periods of time. They start playing when the sky turns dark and end singing when the sky is dark completely. They do not play songs if the soil is dry. अगर soil dry है तो ये अपना song play नहीं करेंगे. अगर soil wet है then they will love to play the songs. It is difficult to locate them by the songs even if you are within a meter from them. इस पिक्चर में आप लोग अगर देख सको तो इसमें इसके स्टडुलेटरी ऑर्गन्स हैं। ये सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये अपने माउथ से साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ये मैं जो डाउट है ये दूर कर दूं कि ये अपने माउथ से साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता मोल क्रिकेट। मोल क्रिकेट साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करता है? अपने विंग्स से। इसके जो दोनों विंग्स हैं ये आपस में इकट्ठे करके, और जो इसका ये जो डिग करके अर्थ में डिगिंग करके रहता है, डिगिंग करने के बाद जो उसका रॉक का अपर सरफेस होता है उसके साथ ये इसको रब करता है। तो रब करने से क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये मोल क्रिकेट की आवाज़ है और रात को एक सीटी की तरह आवाज़ इसकी आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बारिश के दिन हो तो अगर आप ऐसी आवाज़ सुने तो डेफिनेटली यू विल थिंक दैट दिस इज अ मोल क्रिकेट। नाउ कम टू द वेस्ट, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। आजकल तो इसका बहुत सारा सीज़न चल रहा है, यहाँ भी घूम रही है, वहाँ भी घूम रही है, यहाँ पे इसका नेस्ट है, वहाँ पे नेस्ट है। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट आर इंसेक्ट्स, दे हैव आईज, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन। बट टू वेस्ट ईट, क्या खाती हैं ये? हमें तो लगता है कि वेस्ट ऐसी उड़ती रहती है, खाती क्या होंगी ये? लेकिन ये आज हम लोग देख लें, वेस्ट can feed on ants, can drink nectar, can eat little bugs, flies, caterpillars, and even bees also. And even bees also. So, where do wasps live? Wasps live in the ground or in the trees. Their home is called a hive or nest. वैसे तो जनरली हम इसका जो घर है उसको हम लोग हाइव बोल देते हैं, हाइव बोल देते हैं। बट इसकी जो बिहेवियर की जब हम लोग साइंटिफिकली बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द नेस्टिंग बाय दिस वेस्ट, nesting behavior of wasp. So a particular term which is more accurate, that is the nest. Wasps are really good at flying. They make a buzzing sound when they fly because their wings are moving super fast. ये तो आप सबको पता है कि आप लोग जब सराउंडिंग में हम देखते हो तो इसकी फ्लाइट बड़ी तेज होती है, सुपर फास्ट इसके विंग्स ड्यूरिंग द फ्लाइट होते हैं। सो द क्वीन वेस्ट लिव्स फॉर 1 ईयर। जो रानी है इसकी वेस्ट की, दैट लिव्स फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए रहती है। ठीक है दी। एंड दी क्वीन वेस्ट इज बॉस, क्वीन वेस्ट इज बॉस। जैसे हम लोग हनी बी के बारे में बात करें तो हनी बी हाइव में भी दैट इज आल्सो सोशल इंसेक्ट। वहाँ पे भी क्वीन है, वहाँ पे भी वर्कर भी है, वहाँ पे ड्रोन है। तो उसमें भी जो क्वीन होती है वो कॉलोनी की बॉस होती है। तो क्वीन लेज द एग्स। हाउ लॉन्ग डू वेस्ट लिव? लाइफ स्पैन जो वेस्ट का है वो है वेस्ट लिव फॉर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों के लिए जो इसका लाइफ स्पैन है। वाई आर वेस्ट ब्लैक एंड येलो? ये भी एक अच्छी बात है देखने वाली कि वो ब्लैक एंड येलो क्यों है। वेस्ट आर ब्लैक एंड येलो टू वार्न एनिमीज। डू नॉट ईट मी, आई एम विल हर्ट यू विद माई स्टिंगर। इसका मतलब ये वार्निंग साइंस है, ये दूसरे प्रेडेटर्स को वार्न कर रहा है कि डू नॉट टच मी और हर्ट मी, अदरवाइज आई विल स्टिंग यू एंड यू मे गेट डाई आल्सो। तो वार्निंग साइंस जो ऑलवेज होते हैं वो येलो कलर के ही रहते हैं मोस्टली, क्योंकि हम लोग जनरली हम लोग बात करें
जो स्कूल बसेज होती हैं, कॉलेज बसेज होती हैं, यूनिवर्सिटी बसेज होती हैं, दे ऑल आर इन द येलो इन कलर. So yellow in color is sort of warning because in the case of insects, but in that case this is the warning sign ताकि सबको पता चल जाए कि स्कूल की बस है, इसमें बच्चे हैं या इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ड्यूरिंग ट्रैफिकिंग. So वेस्ट खाते क्या हैं? वेस्ट लाइक स्वीट थिंग्स, लाइक वेस्ट इन चीज़ों को भी लाइक करते हैं, हनी को लाइक करते हैं, प्लम्स खाना लाइक करते हैं, सक करना, लेमन्स को, शुगर, मैंडरिन, कीवी फ्रूट. कीपिंग सेफ, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ ए वेस्ट फ्लू अराउंड मी आई वुड स्टैंड स्टिल बिकॉज दिस स्टॉप द वेस्ट स्टिंगिंग मी. जब भी आपके आसपास वेस्ट घूमे तो आप लोगों को ऐसे हाथ पैर नहीं मारने के, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. यू जस्ट स्टैंड स्टिल. अगर वो बैठ भी जाएगा तो उड़ जाएगा. अगर आप टच करके उसको भगाने की कोशिश करोगे इट विल डेफिनेटली स्टिंग. यही काम उसमें हनी बीस में भी हम लोग देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एपीकल्चर का बड़ा अच्छा काम चल रहा है. जब हम लोग हाइव का कवर उठाते हैं बी हाइव का, तो वहाँ से बहुत सारी हनी बीज है, कई बार इधर उधर बैठती हैं. तो लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे ना कि मेरी बॉडी पे बैठ गई है, तो वो जो हनी बीज है वो आपको स्टिंग कर सकती है. इसी तरह ये वैक्स पे आपको स्टिंग करेगा. अगर आप आराम से खड़े हो, हिलजुल नहीं है, वो बैठेगी, बैठ के उड़ जाएगी, नो इश्यूज. So always keep in mind, never be panic while seeing this wasp or honey. So a combination of clove, कैसे वेस्ट को दूर रखा जा सकता है अपने आप से, घर से, तो उसके लिए ये छोटी सी एक रेमेडी है. यू मे आल्सो प्रैक्टिस दिस रेमेडी एट होम. A combination of clove, geranium and lemongrass has been successful in keeping wasps away. You can spray the mixture in areas where you know wasps might want to build their nest, like under porch, roofs, ledges and crevices. ठीक है, उसको और ये चीज़ें आप अपने घर पे भी कर सकते हो ताकि जो वेस्ट का जो हैबिटेट है उसको आप लोग वहाँ से बनने से कंट्रोल कर सको. नेक्स्ट इज द मेडिकल एंटमोलॉजी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका प्रेजेंटेशन का ये भी पार्ट है, क्योंकि आजकल जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की हम लोग बात कर लें तो मोस्ट आर दी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर थ्रू आर्थ्रोपोड्स थ्रू द एजेंसी ऑफ द इंसेक्ट्स. So entomology is a science concerned in the study of the insects, as we all know. So there are many of the medical important insects that cause diseases to human by itself or by transporting infective stage of another parasite. जैसे मलेरिया है, पेडिकुलस ह्यूमैनिस है, लाइस है, फ्लीज, हार्ड टिक्स और सॉफ्ट टिक्स, माइट्स, बेड बग, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, एनोफ्लीस मॉस्किटो. तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये एक्ट कर रहे हैं एज ए यू नो दिस मेडिकली इम्पोर्टेंट और एज ए वेक्टर्स फॉर वेरियस डिजीजेस. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट्स? बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की लिस्ट भी एक बड़ी अच्छी लिस्ट है. इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पास? प्रेइंग मेंटिस आ गए आपके पास. ये प्रेइंग मेंटिस यू मस्ट हैव सीन इन द सराउंडिंग्स, इन द यू नो गार्डन्स और समवेयर एल्स. दिस प्रेइंग मेंटिस जो कि ग्रॉसहॉपर से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है. ये इसकी जो माउथ देखोगे, इसका जो हेड देखोगे, इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर, दिल जैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ऊपर से दिखती है आपको, बड़ा लॉन्ग होता है. इसकी जो आगे वाली लेग्स होती हैं दैट आर यूज टू कैप्चर द प्रे को पकड़ने के लिए इसकी जो आगे वाली लेग्स हैं वो यूज में लेता है ये. तो ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सो प्रेइंग मेंटिस यूज फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. सेकेंड इज द बम्बल बी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर. अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये एज ए पॉलिनेटर बम्बल बी का बहुत ज़्यादा रोल है. कैक्टस मॉथ फीड ऑन अपनशिया स्पीशीज. फिग वेस्ट पॉलिनेट करती है जो फिग्स को. फिग वेस्ट इसको नाम इसलिए दिया गया कि दिस फिग वेस्ट ओनली पॉलिनेट फिग फ्लावर. दिस इज द ड्रैगन फ्लाई फीड ऑन हार्मफुल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज, माइट्स एंड एंट्स. इन चीज़ों पे ये फीड करती है तो उनको ख़त्म कर देती है.
क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि ड्रैगन फ्लाई पैडी और उसके फील्ड में रहती है जहाँ पे जो स्टेगनेंट वाटर भी रहता है। तो जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है ऑब्वियसली वहाँ पे आपको मॉस्किटोज तो मिलेंगे। तो इनके जो लार्वे होते हैं ड्रैगन फ्लाई के, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक इन नेचर, so it feeds on the harmful insects like mosquitoes, flies, mites and ants also. So this is the ladybird, the most common insect you always find in your surroundings or at your kitchen garden. Plants feed on aphids and scale insects. Aphids पे और scale insects पे ये ladybird beetle है जो फीड करती है। तो एफिड्स क्या होते हैं, या दूसरे क्या होते हैं, वो क्या है, आपके जो प्लांट्स का जो सैप है ना उसको सक कर लेती है, सक करते हैं प्लांट सैप को। तो प्लांट सैप सक करने से प्लांट क्या होगा, प्लांट में बिल्टिंग हो जाएगी, वो ऊपर से मरना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो लेडी बर्ड बीटल हेल्प्स इन you know feeding on the aphids so that the plants could save from the damage. So this is the grain lacewing larvae feed voraciously on nests of field crops, orchards, and greenhouses. Next is honey bee. We all know honey bee से हमें क्या क्या मिलता है। honey bee एक तो pollination करती है, न्यू क्रॉप्स आने के जो चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। इससे हमें हनी मिलता है, इससे पॉलन्स मिलते हैं, राइट, इससे प्रपोलिस मिलता है, रॉयल जेली। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हनी बी हमें देती है। नेक्स्ट इज सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म तो हम सबको पता है कि सिल्क वॉर्म इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो जितने सिल्क के कपड़े आते हैं मार्केट में, तो ये कहाँ से आते हैं, ये सिल्क प्रोडक्शन होती है थ्रू द एजेंसी ऑफ द सिल्क मॉथ। हमारी इस यूनिवर्सिटी में भी, गुरु काशी यूनिवर्सिटी में भी जो सिल्क मॉथ का सेरिकल्चर रेयरिंग का काम हम लोग, हमारे पास लैब है, कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग सेरिकल्चर का काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। इसी टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें अगर प्रेजेंटेशन में आपको मैं दिखा सकता हूँ अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड इज हार्मफुल इंसेक्ट्स। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हमने देख लिए, और हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से होंगे। ये जो लिस्ट है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की, ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि यही वाले जो मैंने आपको इंसेक्ट दिखाए हैं बस यही इंसेक्ट है जो बेनिफिशियल है। इसके अलावा और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियल है। और हार्मफुल में भी ये नहीं है कि ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यही हार्मफुल है, नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स आर हार्मफुल। सो हार्मफुल इंसेक्ट्स में क्या क्या है आपके पास, ये फ्लीज आ गए, मॉस्किटोज आ गए, ठीक है, टर्माइट्स आ गए, सिल्वर फिश, जितने भी हम लोगों ने हाउस होल्ड पेस्ट की बात की है, ठीक है, ये हाउस फ्लाइज आ गई हैं, ग्रॉस होपर्स आ गए हैं, फ्लीज आ गई हैं। ये जितने भी इंसेक्ट हैं ये सारे के सारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्लाइड, कैन मैन रेस विद द इंसेक्ट्स। एक साइड पे आप लोग मॉस्किटो उड़ रहा है, दूसरी साइड पे आप भागने की कोशिश करो के साथ, जहाँ हनी भी आप लोग देखते हो फोरेजिंग के लिए फील्ड में जा रही है, तो इधर आप उसके साथ भागना स्टार्ट करो तो हु विल विन? डेफिनेटली हनी बी विल विन। वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकती है, ह्यूमन बीइंग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकता है। मॉस्किटोज का है क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर। सफीनिक्स मॉथ, सफीनिक्स मॉथ होता है, फैमिली स्फिंजिडी होती है इसकी। ये बड़ा अच्छा थोड़े बड़े साइज का स्टर्डी और मस्कुलर सा मॉथ होता है। रात को हम लोग इसको देख सकते हैं, अपने फ्लावर्स पे कई बार आ जाता है, गार्डन में या अपने घरों में जो पॉट्स में प्लांट्स लगे हैं, तो उस पर ये हमिंग बर्ड की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी प्रोवोसिस निकाल के फ्लावर में इंसर्ट कर देगा, वहाँ से सैप जो सैप है उसको सक करेगा और फिर दूसरे फ्लावर्स पे चला जाएगा। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मॉथ। Dragonflies can 98 kilometer per hour, horseflies 146 kilometer per hour. See, this is a huge difference between the uh, races of the can run, we can say run insect at this pace. So now the question arises, क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बात कर लें कि हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग देखते हैं कि आजकल क्रॉप्स पे बड़े सारे इंसेक्ट हैं, उनको हम लोग पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट। तो क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं? जहाँ सारे पेस्ट इंसेक्ट हैं? नो,
दोनों ही स्टेटमेंट्स में ऐसा नहीं है, सारे इंसेक्ट पेस्ट नहीं है और सारे जो पेस्ट हैं वो इंसेक्ट भी नहीं है। तो फिर पेस्ट क्या है? पेस्ट वो चीज़ है, पेस्ट की एक अपनी अलग डेफिनेशन है। सो एनी इंसेक्ट व्हेन its number increases beyond its threshold level। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब एक लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट होती है। वो जब कोई भी इंसेक्ट उस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो देन इट एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ पेस्ट। देन इट एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ पेस्ट। एक छोटी सी ऐसी नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं। अगर पैडी के फील्ड में एक पैडी राइस मॉथ है हमको दिखा, अगर वो पूरे 1 एकड़ में 10 मॉथ बैठे हैं आपके पास, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर वो आपको किसी दिन ऐसा दिखे कि वो 10 हैं, वो मल्टीप्लाई होके आपको 20,000, 10,000, 30,000 दिख रहे हैं, हर एक प्लांट पे दिख रहे हैं बैठे हुए, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। देन यू शुड थिंक about the to control this pest. Then it acquires the status of pest. Then we will say that this is the pest, not insect, because it becomes outnumbered in the field. Now a question is, do we find, do we need insects to live? Yes, of course we need insects to live. Why? But humans need insects in order to live, so do plants and animals also. It all has to be with the circle of life. The planet's food chain and the reproduction of plants through pollination. Some animals like small birds, frogs and other reptiles and amphibians survive almost entirely on an insect diet. So बहुत से लोगों का यहाँ पे इस लाइन में क्वेश्चन व्यूअर्स का मिल गया होगा कि इंसेक्ट क्यों जरूरी है। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं, जो सिर्फ इंसेक्ट पे फीड करते हैं, अगर उनका फूड ही खत्म हो गया तो फिर वो फीड किस चीज़ पे करेंगे? फीड किस चीज़ पे करेंगे? इसीलिए हम लोग ट्री प्लांटेशन को इसके साथ जोड़ के बात कर लेंगे। अगर ट्री प्लांटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ट्रीज काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, तो जो ट्रीज पे जो फूड है, जो ये जो सारा उसकी नेस्टिंग होती है बर्ड्स की, इंसेक्ट की, कितने सारे इंसेक्ट हैं, अगर उनके हमने होस्ट प्लांट काट दिए, अगर उनका हमने हैबिटेट ही खत्म कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो चीज़ें भी सारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उनको उनकी मनपसंद चीज़ ही नहीं मिली रहने के लिए, उनको उनका मनपसंद फूड ही नहीं मिला खाने के लिए, तो वो क्या होगा? उनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक्सटिंक्ट रेड डाटा बुक है, कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज तक। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो फूड साइकिल है, फूड चेन है, फूड वेब है, वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को, हमें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट्स को काटना नहीं है, कैसे उसको कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन जो पॉइंट है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कंजर्वेशन किसी भी चीज़ की, चाहे वो वाटर की कंजर्वेशन है, सॉइल की कंजर्वेशन है, चाहे वो प्लांट्स की कंजर्वेशन है, चाहे वो एनिमल कंजर्वेशन। तो जो कंजर्वेशन एक पॉइंट है, वी हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So next question is, what would life be like without bugs? Bugs के बिना life कैसी होगी? Bugs means general insects. Without insects for them to eat, we would lose most reptiles and amphibians and about half of all the bird species. Insects also play a very important role in the decomposition process, as we discussed earlier. They take nutrients or return nutrients from dead plants and animals to the soil. Last question is, but not the least, what would happen if there were no insects? Humans would be in a big trouble if insects disappeared. Within 50 years, all life on Earth would end. Sometimes the wind and animals are able to assist with pollination, but the majority is done by insects. Without these pollinators, most plant life on Earth would disappear. तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंसेक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इतना स्लो हो जाएगा कि वो लगेगा कि ये रुक गया, न्यू वराइटीज़, न्यू क्रॉप, ठीक है, ये हमारे पास नहीं बनेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा एक तो एग्रीकल्चर जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा, और दूसरा ह्यूमन की जो सर्वाइवल है उसको भी खतरा
हो सकता है. So this was the last slide of my presentation. I took much time today because मैंने जो टाइम डॉक्टर अरुण बंसल जी से बात हुई थी वो 11 से 12 का टाइम आई थिंक सबको दिया था. उन्होंने 11 से स्टार्टिंग कर दिया था बट 12:13 already. So now presentation is open for discussion. If anybody want to ask, then you may please. I can see the comments here. Question may be asked. Question: how can we get rid of such as silver finish? This is amazing presentation. What information? How we can get rid of silver fish? I am just taking your questions. Just a minute. ये जो डॉक्टर अरुण बंसल जी ने एक क्वेश्चन राइज किया है दैट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स सच एज सिल्वर फिश. तो सिल्वर फिश को कंट्रोल करने के लिए जब अपने घर पे मैनेज करने के लिए जो हमें स्टार्ची फूड है, जिस फूड में ज़्यादा स्टार्च है या ग्लू है, उसमें उसको ग्लास कंटेनर में रख के और रैप करके साइड पे रख देना चाहिए ताकि जो सिल्वर फिश है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी. तो जब वो वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी तो ऑब्वियसली यू में कैच देम manually or through other agency of equipment. So put out sticky traps. आप लोग sticky traps को रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है. Put out small bits of silver fish poison. सिल्वर फिश के लिए जो छोटे थोड़े पॉइजन्स हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हो. स्प्रेड ड्राइड बे लीव्स थ्रू आउट योर होम. अपने घर पे पूरे के पूरे जो बे लीव्स हैं उनको स्प्रेड करके रख दो जहाँ जहाँ पे न्यूज़पेपर्स रखे हैं, जहाँ पे ओल्ड बुक्स रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आप रख दो इसको. तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड. एंड दी सिल्वर फिश आई होप के वहाँ से अगर आपकी इन्फेस्टेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. आई होप डॉक्टर बंसल आई हैव सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन. एंड दी नेक्स्ट question which I want very useful information. How can we protect this? Next question I am going to take, that is of Mr. Adesh Singh. They are asking that how we can manage bookworms. सो बुकवर्म को कंट्रोल करने के लिए मेरी ये सजेशंस हैं आदेश सिंह जी के इसमें एक तो अपनी लाइब्रेरी को ड्राई रखें, राइट. वहाँ पे कोई जो कहीं भी किसी भी तरह का मॉइस्चर है उसको ना आने दें. क्योंकि ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारी पहले लेबोरेटरी होती थी जिसमें हमने काम किया वहाँ पे हमारी अंदर लाइब्रेरी भी थी, इंसेक्ट कलेक्शन भी थी, तो वहाँ पे हमारे पास अंदर एक सिंक भी था, टैब थी. वहाँ पे एक बार हमने पानी खुला रह गया था, पूरी रात चलता रहा तो उससे पूरी लैब में मॉइस्चर आ गया. तो वी हैव फेस्ड सच प्रॉब्लम. सो माय सजेशन इज दैट वी शुड कीप अवर लाइब्रेरी ड्राई. देयर शुड बी नो सॉर्ट ऑफ फ्यूमिगेशन. सो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं. लाइब्रेरी में कभी कभी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं. बहुत सारे जो केमिकल्स आते हैं फ्यूमिगेशन के लिए, तो उसको आप जैसे हम लोग कई बार इसको यूज़ कर लेते हैं, एथाइल एसीटेट को यूज़ कर लेते हैं. जहाँ आप नेफ्रिन बॉल्स का पाउडर बना के आप जगह जगह पे रख दीजिए. नेफ्रिन बॉल्स को पाउडर बना लो, पाउडर बना के उसको आप अलग अलग जगह पे रख दीजिए, तो उससे भी क्या है कंट्रोल होने के चांसेस बुकवर्म के हो जाएंगे. स्प्रिंकलिंग ऑफ द फाइन ब्लैक पेपर ऑन द शेल्फ्स विल कीप देम एट द बे आल्सो. अगर आप लोग थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है जो, ठीक है, उसको आप लोग स्प्रिंकल कर दो बुक्स के आसपास या शेल्फ्स के ऊपर, तो उससे भी क्या होगा, इसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी.
Next question I'm going to, how we can protect our crops from insects in natural ways. ये डॉक्टर अरुण बांसल और देश सिंह जी का एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्रॉप्स को नेचुरल वे में कैसे करें। ये अरुण जी, मैं एक बात इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि नेचुरल वे से हमें करना चाहिए। we are I am in here in agriculture college. We also want to promote agriculture without any pesticides or spray of chemicals. But you know, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि जिसके कारण जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल को एप्लीकेबल नहीं कर पा रही हैं। अगर कर पा रही हैं तो दैट इज़ ऑन वेरी स्मॉल स्केल, दैट इज ऑन वेरी स्मॉल स्केल। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करते हैं, एमएससी वालों को डेजर्टेशन देते हैं। तो डेजर्टेशन किस चीज़ की देते हैं, जैसे कोई भी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, राइट, जैसे राइस मॉथ है, राइस मॉथ को हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमने नीम यूज़ किया, नीम, टेक, तुलसी, राइट, और ये जो आपका होता है कैलोट्रोपिस, और जो कैलोट्रोपस के अलावा जो सफेदा होता है, सफेदे का पेड़ है, इनके पत्तों को हमने पल्वेराइज्ड कर दिया, क्रश किया। क्रश करके हमने जितने भी इन्फेस्टेड सीड्स हमने लिए और उसमें डालना स्टार्ट किया, ग्रुप बना के, 5 का ग्रुप, 5 के 20 बीटल्स इसमें ले ली, उसमें हमने नीम के पत्ते डाल दिए क्रश करके, दूसरे में हमने और दूसरे पत्ते डाल दिए, तीसरे में हमने अख के डाल दिए, एक के हमने तुलसी के डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि किसमें मोर्टेलिटी जो है इंसेक्ट की ज़्यादा हो रही है, पेस्ट की। तो इस वे से, नेचुरल वे से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट दिस नेचुरल वे, हमारे फार्मर्स है ना जो, वो इमीडिएट रिलीफ ढूंढते हैं कि हमें इमीडिएट रिलीफ मिले, क्रॉप से पेस्ट निकल जाए, बस पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो। वी शुड वेट। नेचुरल तरीके से छोटे से फील्ड में, एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड हर किसान को एक छोटे से फील्ड में अपना लगा लेना चाहिए कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है मैंने इस सीजन पे पैडी क्रॉप पे कि मैंने इस पर कोई स्प्रे नहीं करना, राइट। तो वो अगर इस तरीके से निकल के चीज़ें आएंगी उसके पास तो वो इसको वाइडर फील्ड पे यूज़ कर सकता है, राइट। बट इमीडिएट जो रिलीफ है वो जाने के लिए तो इनको पेस्टिसाइड और केमिकल तो स्प्रे से बाहर निकल नहीं सकते ये लोग। और इसका सबसे एक और अच्छा तरीका है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और यूनिवर्सिटीज़ तो ये कहती है कि इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि हमें केमिकल भी यूज़ करने हैं, हमें फिजिकल मेथड्स भी यूज़ करने हैं, हमें बायोलॉजिकल मेथड्स भी यूज़ करने हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या होता है कि कीड़े को कीड़ा ही कंट्रोल करेगा, कीड़े को कीड़ा ही कंट्रोल करेगा। जैसे हम लोग लेडी बर्ड बीटल की बात करते हैं, लेडी बर्ड बीटल जो है एफिड्स को कंट्रोल करती है प्लांट्स पे, राइट। तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे शुगर केन की क्रॉप्स हैं, शुगर केन की क्रॉप्स पे जो लेपिडोप्टेरा के पेस्ट है, शुगर केन रूट बोरर है, शूट बोरर है, टॉप बोरर है, ठीक है, स्टॉक बोरर है, बड़े सारे बोरर्स हैं जो शुगर केन को खराब कर देते हैं। वैसे तो आप लोग गन्ने का जूस पीते हो, बाहर गन्ने का रस पीते हो, तो आई रिकमेंड कि गन्ने का रस पीने से पहले गन्ना चेक कर लो कि उसमें कहीं पे कीड़े तो नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट होते हैं, बड़े बड़े कैटरपिलर्स होते हैं गन्ने के अंदर, ठीक है। वो जब उसमें डालता है मशीन में तो पूरे का पूरा उसका भी जूस निकल जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग कहते तो ये है कि हम लोग इंसेक्ट एज ए फूड यूज़ नहीं करते, बट कहीं ना कहीं हम लोग इंसेक्ट को एज ए फूड भी यूज़ कर रहे हैं। वो प्रोटीन भी हमारे अंदर गन्ने के साथ, रस के साथ जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि फिजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, इन तीनों चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए अगर हम लोगों ने नेचुरल वे में क्रॉप्स को कंट्रोल करना है। So these were the main questions of today's you asked audience asked me about. So I hope I have satisfied all these answers to some extent. तो अगर प्रेजेंटेशन में कहीं पे कोई आपकी सुजेशंस हैं, ठीक है, कहीं पे कोई आपकी इनपुट्स हैं, देन डू लेट मी नो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन. So at the end, I would like to thank Dr. Arun Bansal, both the admins of this Natural Biodiversity Group, for giving me this chance to interact with you all. मेरी उनसे पहले बात हुई थी, मैंने कहा व्यूअर्स कहाँ से हैं, मोस्टली मतलब चंडीगढ़ में अगर ये ग्रुप है तो चंडीगढ़ के व्यूअर्स हैं, बट उन्होंने बताया कि ग्रुप में जो मेंबर्स हैं दे आर व्यूइंग योर दिस प्रेजेंटेशन, दिस इवेंट फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आल्सो. So I am grateful to Dr. Arun Bansal for giving me such exposure to be here live with you all in the nationally or at the international level. So I request Dr. Arun Bansal again in the future they give me chance to for the
further interaction with you all. So आप सब ऑडियंस का, व्यूअर्स का, और जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं और क्वेश्चन भी राइज किए हैं, तो उनका सबका मैं दिल से थैंक्स करता हूं और होप करता हूं कि आप लोग जो इससे इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोट हुई है, आप लोगों ने ली है, आपके बच्चों ने इन्फॉर्मेशन जो देखी है, तो आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखो, अपने आसपास देखो, सराउंडिंग्स के देखो, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, कंजर्वेशन का पॉइंट अपनी ज़िंदगी में ले आओ, वाटर की कंजर्वेशन और प्लांट कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन, इसके बिना कुछ नहीं है अगर हम अपना फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं. विद दिस वर्ड्स, I would like to thank you, all of you. Thank you very much.